प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए, आज की क्लास में हम अंधेर नगरी नाटक को पढ़ने वाले हैं मूल पुस्तक के माध्यम से। ठीक है, लाइन बाय लाइन जो है हम इस नाटक को पढ़ेंगे। आप सभी को मैं बता दूँ कि मैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2024 और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए जो है ये न्यू बैच मैंने स्टार्ट किया है। आज पहली क्लास है। आज की क्लास में हम अंधेर नगरी नाटक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी जो 27 अगस्त को यूजीसी नेट का जो पेपर हुआ है हिंदी सब्जेक्ट का, उस पेपर में जो है बहुत सारे विद्यार्थियों का पेपर अच्छा हुआ होगा। कुछ विद्यार्थियों का पेपर जो है ख़राब हुआ होगा, वो आप सभी को अच्छे से पता है। तो जिनका पेपर ख़राब हुआ है वो अभी से जो है तैयारी में लग गए होंगे, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। कुछ नए विद्यार्थी हैं, वो भी अपनी तैयारी जो है बेहतर तरीके से स्टार्ट कर दिए होंगे। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको जो है यूजीसी नेट का जितने भी सिलेबस में आपके जो टॉपिक लगे हुए हैं उन सभी टॉपिक को मैं कवर कराऊंगी, वो भी मूल पुस्तक से। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पे मैं कराऊंगी। ठीक है, बिल्कुल फ्री है। आप लोगों को कोई भी पैसा यहाँ पे 1 रुपया भी नहीं देना है और कंटेंट भी आप लोगों को पूरा मूल पुस्तक से ही मिलेगा। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग बेफिक्र होकर निश्चिंत होकर इस चैनल पे आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। बाकी 100% अपनी तरफ से आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अंधेर नगरी नाटक जो है, इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम जानते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे अंधेर नगरी नाटक के जो नाटककार हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो है 9 सितंबर 1850 को जो है इनका जन्म हुआ था। यहाँ जन्म मेंशन करना भूल गई। ठीक है, अंधेर नगरी नाटक का प्रकाशन वर्ष जो है 1881 है। शैली क्या है इस नाटक की? तो हास्य व्यंग शैली है, एक प्रकार का प्रहसन है। ठीक है, और इस नाटक में जो है 6 अंक हैं। अभी 27 अगस्त को जो पेपर हुआ है उसमें अंक 2 पूछा गया था। ठीक है, अंधेर नगरी नाटक का अंक 2 का क्या नाम है ये पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न जो है 100% आता ही आता है। ठीक है, 100% आएगा। तो देखेंगे 6 अंक हैं इस नाटक में। पहले अंक का क्या नाम है? बाह्य प्रंथ, जहाँ महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। दूसरा अंक बाजार है। तीसरा अंक जंगल है। चौथा अंक राजसभा है। 5वां अंक अरण्य है। छठा अंक शमशान है। ठीक है, ये पूरा 5 अंक का नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपके पास पुस्तक है तो उस पुस्तक में जो है जो यहाँ पे मैंने लिया है इस नाटक का जो महत्वपूर्ण तथ्य मैंने लिया है उसको अलग से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, जितने भी अगर नए विद्यार्थी हैं उनको नहीं पता है तो। अब हम देखेंगे पात्र परिचय। ठीक है, पात्र परिचय देखेंगे। मुख्य पात्र इसमें 3 ही हैं। ठीक है, महंत हैं जो एक साधु हैं, फिर गोवर्धन दास और नारायण दास। ठीक है, गोवर्धन दास महंत का लोभी शिष्य है और नारायण दास महंत का दूसरा शिष्य। ठीक है, ये 3 मुख्य पात्र हैं इस नाटक के। अब अन्य पात्र को अगर हम देखें तो यहाँ पे देखेंगे अन्य पात्र कबाब वाला, घासीराम, नारंगी वाला, हलवाई, कुजड़ीन, मुगल होगा यहाँ पे। ठीक है, मुगल जो मेवे बेचने वाला होता है, पाचक वाला चूरन बेचने वाला, मछली वाली जो मछली बेचती है, जात वाला ब्राह्मण जात बेचने वाला। ठीक है, कबाब वाला कबाब विक्रेता, घासीराम चना बेचने वाला। घासीराम का थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा, चना बेचने वाला। ठीक है, ये हो गए अन्य पात्र। अब यहाँ पे देखेंगे चौथे अंक में आने वाले पात्र। ठीक है, 6 अंक हैं इस नाटक में। ठीक है, तो चौथे अंक में जो पात्र जो क्रम से आते हैं उनका नाम यहाँ पे मैंने लिया है, क्योंकि क्रम में जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, पात्रों के नाम जो है क्रम से लगाने के लिए आ रहा है। जो गीत हैं नाटक या उपन्यास कहानी में उसको क्रम से लगाने के लिए आ रहा है। जो महत्वपूर्ण कथन है उसको जो है क्रम में लगाने के लिए आ रहा है। तो ये आप सभी को ध्यान में रखना होगा। ठीक है ना, चलिए ये मैं आगे पढ़ाती जाऊँगी। अभी मूल पुस्तक से जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आप सभी को बताती जाऊँगी। ठीक है, देखेंगे चौथे अंक में जो आने वाले पात्र हैं वो है एक सेवक, उसके बाद राजा, फिर मंत्री, फिर दूसरा नौकर। ये 4 होते हैं। यहाँ पे मैंने नंबरिंग किया है। अब यहाँ पे देखेंगे दरबारी पात्र, यानी दरबार में जब पात्र आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फरियादी आता है, फिर कल्लू जो राजा लाइन बाय लाइन इनको बुलाता है ना, पहले फरियादी को बुलाया जाए, फिर कल्लू बनिया को बुलाया जाए, कारीगर को बुलाया, ऐसे बोलता है ना मंत्री से अपने। तो यहाँ पे देखेंगे
पहले फरियादी, फिर कल्लू, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, फिर गरेड़िया, फिर चार सिपाही। चार सिपाही यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। देखेंगे कोतवाल, माली और बनिया। नहीं, ठीक है, चलिए ठीक है, चार सिपाही, ठीक है ना। ये क्रम है, दरबार में जो पात्र आते हैं उनका ये क्रम है, ये आप लोग क्रम में याद रखिएगा, ठीक है। टोटल जो है यहाँ पे इस नाटक में टोटल 28 पात्र हैं। यहाँ पे नंबरिंग में मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है लग रहा है, एक बार आप लोग काउंट कर लीजिएगा। टोटल 28 पात्र हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अब जो है महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस नाटक को लेकर, तो उस महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आता है। यह नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा एक दिन में रचा गया और उसी दिन दशाश्वमेध घाट पर खेला भी गया, ये कहा जाता है। खेला भी गया था और कहा जाता है कि भारतेंदु ने एक जमींदार को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए जो है इस नाटक की रचना की थी, ठीक है। आगे देखेंगे, यह आज भी सर्वाधिक खेले जाने वाले नाटकों में से एक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक दुखांत नाटक है। दुखांत नाटक इसलिए क्योंकि लास्ट में देखेंगे भारत भाग्य जो है आत्महत्या कर लेता है, तो इसलिए जो है यह नाटक दुखांत भी माना जाता है। प्रहसन में कुल 28 पात्र हैं, यानी प्रहसन इस नाटक में कुल 28 पात्र हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतेंदु ने इसे लास्य रूपक भी कहा है, ठीक है। लास्य रूपक नाटक किसे कहा है, तो अंधेर नगरी नाटक को, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस नाटक में भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सभी, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस नाटक में जो भारतेंदु ने प्रतीक के माध्यम से भारत की तत्कालीन दयनीय स्थिति का वर्णन किया है, तो ये सभी पात्र जो हैं इनके माध्यम से, यानी जो कबाब वाला, घासी राम, नारंगी हलवाई, कुजड़ी, मुगल, पाचक वाला, मछली वाली जात वाला, इन सभी पात्रों के माध्यम से जो है भारतेंदु ने भारत की तत्कालीन दयनीय स्थिति का वर्णन किया है, ठीक है। चलिए अब नाटक पढ़ते हैं। देखेंगे ये पहला पेज है अंधेर नगरी नाटक का। सबसे पहले यहाँ पे समर्पण आता है, ठीक है। सबसे पहले समर्पण आएगा, देखेंगे। मान्य योग नहीं हो तो कोरो पद गाए, मान्य योग नरते जे केवल परहित जाए। महत्वपूर्ण पंक्ति है, एक भी लाइन को मैं छोड़ूंगी नहीं। बेशक क्लास थोड़ी लंबी होगी, आप लोग धैर्य के साथ बने रहिएगा, ठीक है। क्योंकि एक बार के पढ़ने में जो है आप कोई भी किसी भी एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। आप सोचेंगे एक बार मैंने पढ़ लिया तो एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, नहीं, बार बार आपको पढ़ना होगा। बार बार आपको, बेशक आपको लगेगा कि नहीं अभी तो पढ़ा मैंने, फिर दोबारा पढ़ूँ मैं उसी चीज़ को दोबारा पढ़ूँ, लेकिन क्या करें, पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, ठीक है। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ये सोच के आप लोग क्लास में मत आया करिए कि अभी तो हमने इसको पढ़ा है, क्या पढ़ें बार बार, ठीक है। जितना ही पढ़ेंगे उतना ही आपकी तैयारी बेहतर होगी, ठीक है। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे। देखेंगे दूसरी पंक्ति जो है, वैसे मैंने हाईलाइट किया है, जो महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको मैंने हाईलाइट भी किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो हाईलाइट है वही आए, उसके बाद का वाला भी आ सकता है पेपर में, ठीक है। तो देख लेंगे। जे स्वास्थ्य रथ धूर्त हंस से काक चरित रथ, ते औरन हित बीच प्रभु नित होई सुमन्नत, ठीक है। इस पंक्ति को भी आप लोग याद रखिएगा। आगे जो पंक्ति है उसको देखेंगे। यद्यपि लोक की रीत यही है, अंत धर्म जय, जो नाही यह लोक तदपि छलियन अति जम भय, ठीक है। ये समर्पण यहाँ पे दिया गया है, तो पूछ सकता है, यहाँ पे ये पंक्ति देकर पूछ सकता है कि किस नाटक का जो है समर्पण है या किस नाटक की पंक्ति है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे, नर शरीर में रत्न वही जो, पर दुख साथी, खात पियत अरु स्वसत स्वान, मंडूक अरु भाथी, तासो और तीसरी पंक्ति देखेंगे। तासो अब लव करी सो पै अब जगी, गो श्रुति भारत देश सुमन्नत ने नित लागी। अगली पंक्ति है, सांच नाम निज करी कपट, तज अंत बनाइए, नृप तारक हरिपद भजी, साच बढ़ाई पाइए, ठीक है। अब यहाँ पे नंबरिंग करके यहाँ पे दिया गया है, देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि यहाँ से प्रश्न आया नहीं है, लेकिन आगे भरोसा नहीं है, पूछा जा सकता है। ये एक लिखा है ना, यहाँ पे एक लिखा है
और यहाँ पे 2 लिखा है, देख सकते हैं, भाथी। ठीक है, वंची और भाथी। अब इनका अर्थ यहाँ दिया गया है। बंची का अर्थ होता है गुणनाकार और भाथी का धोकनी। ठीक है, तो इनको अलग से आप लोग नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चलेंगे, हम देखेंगे पहला अंक, अंधेर नगरी नाटक का पहला अंक। पहले अंक का क्या नाम था, पहले ही मैंने बताया था, बाह्य प्रांत। महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। अब देखिए गाते हैं, क्या गाते हैं, राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के भजे से गणिका तर गई, राम के भजे से गीध गति पाई, राम के नाम से काम बने सब। अगली पंक्ति है, राम के भजन बिनु सबही नसाई, राम के नाम से दोनों नयन बिन सूरदास भये कविकुल राई, राम के नाम से घास जंगल की तुलसीदास भये भजी रघु राई। ठीक है, अब इन पंक्तियों को तो आप लोग ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, उसमें आपको एक ध्यान रखना ज़रूरी है। ये जो यहाँ पे नंबरिंग करके मैंने पहले बताया ना, तो यहाँ भी दिया गया है, देखिए, नसाई राई। ठीक है, नसाई और राई का क्या अर्थ है यहाँ पे देखेंगे, नसाई राई, नसाई और राई। नसाई का अर्थ है यहाँ पे नष्ट होना, और राई का विभिन्न कवियों में श्रेष्ठ। ठीक है, तो ये अर्थ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और आपको याद यहाँ पे क्या रखना है, ध्यान देना है, राम भजो भाई, ये सबको याद हो जाएगा। ठीक है, अब इस पंक्ति में जो है क्या कौन कौन से नाम दिए गए हैं, एक तो सूरदास, ठीक है, और तुलसीदास। सूरदास तुलसीदास, राम का तो नाम ही है, उसके बाद सूरदास भी हैं और तुलसीदास भी हैं, तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, रघुराई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पंक्ति हो गई। अब यहाँ पे देखेंगे, महंत जी कहते हैं, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है, देख कुछ भिक्षा उक्षा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे और क्या। ठीक है, महंत जी कहते हैं, तब नारायण दास जो है कहते हैं, गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है, जो है सो पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होए। अब महंत जी फिर कहते हैं कि बच्चा गोवर्धन दास तू पश्चिम की ओर से जा और नारायण दास तू पूरब की ओर से जा। जिसको मैंने हाईलाइट किया है उसको आप लोग याद ध्यान रखिएगा। अब ये प्रश्न यहाँ से पूछा भी जा चुका है। ठीक है, महंत जी अपने जो उनका जो चेला है गोवर्धन दास, उसको किस दिशा में भेजते हैं, तो पश्चिम में भेजते हैं, और नारायण दास को किस दिशा में भेजते हैं, तो पूरब दिशा में भेजते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ये याद रखेंगे। ठीक है, कहते हैं, देख जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। आगे गोवर्धन दास क्या कहते हैं, गुरु जी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ के लोग तो बड़े मालवर दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। ठीक है, मालवर का यहाँ पे नीचे अर्थ दिया गया होगा, आप लोग समझ भी गए होंगे। ठीक है, चलिए महंत फिर कहते हैं, बच्चा बहुत लोभ मत करना, देखना। हाँ, फिर यहाँ पे जो है, यहाँ पे सब गाते हुए जाते हैं, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या मैं नरक निदान। ठीक है, तो ये गाते हुए सब जाते हैं, यानी दोनों चेले और महंत जी। निदान का अर्थ है अंत में। ठीक है, अब आते हैं दूसरे अंक पे। दूसरा अंक देखेंगे, दूसरे अंक का नाम है स्थान। ठीक है, दूसरे अंक का क्या नाम है, स्थान। यहाँ पे जो है सबसे पहले दूसरे अंक में किस पात्र का एंट्री है, कबाब वाला, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरे अंक से जो है किस पात्र का यहाँ पे जो है सबसे पहले एंट्री मिलता है आप लोगों को, आप लोग देखेंगे तो कबाब वाले का। ठीक है, तो उसके यहाँ पे देखेंगे, कबाब वाला कहता है, कबाब गर्मा गरम मसालेदार, 84 मसाला 72 आँच। ठीक है, 84 मसाला 72 आँच, कबाब गर्मा गरम मसालेदार, खाए सो होठ चाटे ना खाए सो जीभ काटे, कबाब लो कबाब का ढेर बेचा टके सेर। यानी कबाब कितने सेर में बिक रहा है, तो टके सेर में। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे घासीराम। ठीक है, पहले आया कबाब वाला, फिर घासीराम। घासीराम क्या कहता है, चने जोर गरम। ठीक है, चने जोर गरम, चने बनावे घासीराम, जिनकी झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुँह खोले। ये घासीराम की पंक्ति है। ठीक है, पूछ सकता है, ये पंक्ति देके यहाँ से यहाँ तक पूछ सकता है कि किस पात्र का है,
तो घासीराम का है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि घासीराम और चना जोर गरम ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अगली पंक्ति देखेंगे, चना खावे तौकी मैना, बोले अच्छा बना चबैना, चना खाए फगुरन मुन्नी, बोले और नहीं कुछ सुनना। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जो तौकी मैना यहाँ पे दिया है ना नंबरिंग करके, तौकी मैना गफरून मुन्नी, इन चारों का अर्थ जो है काशी की तत्कालीन प्रसिद्ध वेश्याएं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर एक स्टेप आगे जाता है एनडीए तो यहाँ से प्रश्न बनाएगा। ठीक है, क्योंकि जो है पात्रों से भी प्रश्न आ गया, अंकों से भी प्रश्न हमेशा आता ही आता है, गीतों से भी आ चुका है, कथन से भी आ चुका है, अगर ज़्यादा डीप में जाएगा और तो यहाँ से प्रश्न आएगा। ठीक है, डीप नहीं है, अच्छा है, मूल पुस्तक से हम लोग पढ़ रहे हैं तो इन सब छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये चारों का अर्थ यानी तौकी मैना और यहाँ पे गफरून और मुन्नी, इन चारों का अर्थ जो है काशी की तत्कालीन प्रसिद्ध वेश्याएं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगली पंक्ति है, चना खाते सब बंगाली, जिनकी धोती ढीली ढाली, चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलाते गाह बगाए, चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते, चने जोर गरम टके से, यानी जो चना भी है जो यहाँ पे घासीराम है। ठीक है, चने बेचने वाला, ये भी टके सेर ही बिक रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा नारंगी वाला, नारंगी ले नारंगी, सिलहट की नारंगी, बुटवल की नारंगी, राम बाग की नारंगी, आनंद बाग की नारंगी, भई नींबू से नारंगी, मैं तो पिए के रंग नारंगी, मैं तो भूली लेकर संगी, नारंगी ले नारंगी, कांवला नींबू, मीठा नींबू, रंग तारा संग तारा, दोनों हाथों लो, नहीं पीछे हाथ ही मलते रहोगे, नारंगी ले नारंगी, टके सेर नारंगी। ठीक है, पहले आया कबाब वाला, फिर घासीराम, फिर नारंगी वाला। ठीक है, नारंगी में आप लोग ये ध्यान रखिएगा, सिलहट बुटवल। ठीक है, सिलहट बुटवल ये पूछ सकता है कि किस पात्र की जो है ये पंक्ति है। ठीक है, किस पात्र के शब्द हैं या किस नाटक में ये शब्द आया है। ठीक है ना, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब आते हैं हम हलवाई पे। उसके बाद कौन सा पात्र है, हलवाई है। हलवाई, जलेबियाँ गर्मा गर्म, ले सेब इमरती लड्डू, गुलाब जामुन खुरमा बुंदिया, बर्फ़ी समोसा पेड़ा, कचौड़ी दाल मूट पकौड़े घेवर गुपचुप, हलवा ले हलवा मोहन भोग, मोयनदार कचौड़ी कचाका हलवा गरम चबाका, घी में गरम चीने में तरातर, चाशनी में चबाचब, ले भूर का लड्डू जो खाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे सिलहट दिया गया है। ठीक है, सिलहट का अर्थ यहाँ पे देखेंगे क्या है, बंगाल देश का एक नगर। सिलहट का अर्थ क्या है, बंगाल देश का एक नगर। उसके बाद बुटवल यहाँ पे दिया गया है, बुटवल 2 नंबर लिखा है, तो यहाँ पे देखेंगे 2 नंबर यहाँ पे। ठीक है, नेपाल का एक कस्बा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग अलग से लिख लीजिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कांगला नींबू, इसका अर्थ क्या है, कांगला नींबू का, कि कांगला नींबू और रंग तारा, कांगला नींबू और रंग तारा, बड़ा और मीठा नींबू, कांगला नींबू का मतलब है बड़ा और मीठा नींबू, और रंग तारा का मतलब संतरा। ठीक है, उसके बाद पाँचवें का अर्थ देखेंगे यहाँ पे संग तारा। ठीक है, संग तारा का क्या अर्थ है यहाँ पे, मीठी नारंगी। ठीक है, मीठी नारंगी। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कचाका और चबाका, 6 और 7, कचाका और चबाका। कचाका का अर्थ होगा मुलायम और चबाका का तर। ठीक है, अब लास्ट जो है 8वां यहाँ पे देखेंगे क्या दिया हुआ है, चबाचब। ठीक है, तो इसका अर्थ आप लोग जान जाएंगे, तर किया हुआ, चबाचब यानी तर किया हुआ। ठीक है, तो ये अर्थ बताना मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है ना, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखेंगे कुजड़ी। उसके बाद जो है कौन सा पात्र है, कुजड़ी। कुजड़ी क्या बेचती है, देखिए, ले धनिया मेथी सोवा
पालक, चौराई, बथुआ, केरमू, नोनिया, कुल्फा, कसारी, चना सरसों का साग, मरसा, ले बैगन, लौवा, कोहड़ा, आलू, अरुई, बंडा, नेनुआ, सूरन, राम, तुरई, मुरई, ले आदि, मिर्चा, लहसुन, प्याज, टिकोरा, ले फालसा, खिन्नी, आम, अमरूद, नीबुआ, मटर, हो रहा, जैसे काजी वैसे पाजी। ठीक है, जैसे काजी वैसे पाजी, ये पंक्ति किसकी है? तो कुजड़िन की है। ठीक है, रैयत राजी, टके सेर भाजी, ले हिंदुस्तान का, मेवा, फूट और बैर। ठीक है, चलिए ये जो है कुजड़िन की पंक्ति है, तो जो हाईलाइट है उसको ध्यान रखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब जो है मुगल जो है ड्राई फ्रूट बेचता है, यानी बादाम पिस्ते देखेंगे। बादाम, पिस्ते, अखरोट, अनार, बिही दाना, मुनक्का, किशमिश, अंजीर, आबजोश, आलू बुखारा। ठीक है, तो ये मुगल का है। यहाँ पे मुगल क्या है? ये जो है सूखे मेवे बेचता है, मेवे बेचने वाला। अब यहाँ पे देखेंगे बदीहीना, बहीदाना का अर्थ यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है? अमरूद जैसे एक फल के बीज। बहीदाना का क्या अर्थ है? अमरूद जैसे एक फल का बीज। उसके बाद तीसरा देखेंगे आबजोश का अर्थ क्या है? मुनक्का। आबजोश को क्या कहा गया है? मुनक्का। अब चौथे अर्थ को देख लेते हैं, चौथा कहाँ पे है? शरदा का अर्थ क्या है? चौथे का यहाँ पे देखेंगे खरबूज की जाति का एक श्रेष्ठ फल होता है, उसको बोलते हैं खरजा बोला गया है। ठीक है, पांचवा देखेंगे कहाँ पे है? पांचवा लकलक। ठीक है, लकलक का अर्थ क्या है? पांचवा लकलक, दुबला पतला। लकलक का अर्थ है दुबला पतला। और बहादुर और बलवान छठवां है, देखिए बुम्बुक, बहादुर और बलवान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे पाचक वाला, फिर पाचक वाला है। पाचक जो है चूरन बेचता है, चूरन बेचने वाला होता है। चूरन अमल बेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पचलोना, जिसको खाता श्याम सलोना, चूरन बना मसालेदार, जिसमें खट्टे की बहार, मेरा चूरन जो खाए मुझको छोड़ कहीं न जाए, हिंदू चूरन इसका नाम, विलायत पूरन इसका काम। आगे देखिए, चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन न सभी घटाया, चूरन ऐसा हट्टा कट्ठा, कीना दांत सभी का खट्टा, चूरन चला दाल की मंडी, इसको खाए सब, इसको रहने दीजिए। आगे देखेंगे चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। ठीक है, ये सब जो है अंग्रेजों का जो उसमें शासन था उन पे जो है ये व्यंग किया गया है। ठीक है, और व्यंग नहीं किया गया, उनके जो उस समय जो हालात थी उसको जो है भारतेंदु ने इन प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया है। ठीक है, बतलाने की कोशिश किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मछली वाली। ठीक है, मछली बेचने वाली। मछली ले मछरिया 1 टके के बिकाए, लाख टका के कै वाला जोबन, गाहक सब ललचाया, नैन मछरिया रूप जाल में, देखत ही फंस जाए, बिन पानी मछली सो बिरहिया, मिले बिना अकुलाए। ठीक है, मछली वाली है। उसके बाद जात वाला है। जात वाला देखेंगे ब्राह्मण होता है। ठीक है, जात वाला ब्राह्मण आए तभी जात वाला भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जात ले जात टके सेर जात, यानी सब इस मार्केट में जो है बाज़ार में सभी जो है टके सेर बिकते हैं दूसरे अंक में। ठीक है, 1 टका दो हम अभी अपनी जात बेचते हैं, टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए और धोबी को ब्राह्मण कर दे, टके के वास्ते जैसा को वैसा व्यवस्था दे, टके के वास्ते झूठ को सच कर दे, टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से कब्रिस्तान, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे, टके के आगे है टके के वास्ते झूठी गवाही दे। ठीक है, अब उसके बाद जो पात्र है वो है बनिया। ठीक है, आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल ले टके सेर, यानी सब जो है टके सेर बिक रहा है। अब देखिए, बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वालों की अनाज सुनकर खाने के आनंद से बड़ा प्रसन्न हो जाता है। भाई सब टके सेर है तो इसलिए जो है प्रसन्न हो जाता है। उसके बाद गोवर्धन दास कहता है क्यों भाई बनिए, आटा कितने सेर का है? बनिया बोलता है टके सेर। ठीक है, फिर गोवर्धन दास आगे बढ़ता है, कहता है और चावल कैसे है? बनिया बोलता है टके सेर। गोवर्धन दास और चीनी कैसे है?
बनिया बोलता है टके शेर। घी पूछता है तो घी भी टके शेर। बनिया और गोवर्धन दास में जो है यहाँ पे पूछताछी हो रही है, ठीक है, बातचीत हो रही है। गोवर्धन दास फिर पूछता है टके शेर सचमुच? बनिया बोलता है हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूँगा। गोवर्धन दास कुजड़ी के पास जाकर, क्यों माई भाजी क्या भाव है? कुजड़ी कहती है बाबा जी टके शेर, निनुआ मुरई धनिया मिर्चा साग सब टके शेर। गोवर्धन दास कहता है सब भाजी टके शेर, वाह वाह बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज़ टके शेर। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई हलवाई मिठाई कितने शेर है? तो हलवाई बोलता है बाबा जी लड्डुआ जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके शेर है। गोवर्धन दास कहते हैं वाह वाह बड़ा आनंद है, क्यों बच्चा मुझसे मस्खरी तो नहीं करता? सचमुच सब टके शेर है। हलवाई कहता है हाँ बाबा जी सचमुच टके शेर है, इस नगरी में चाल ही यही है, इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीज़ टके शेर बिकती है, ठीक है। फिर उसके बाद गोवर्धन दास कहता है क्यों बच्चा इस नगरी का नाम क्या है? तो हलवाई बताता है अंधेर नगरी, ठीक है। अब गोवर्धन दास जो है, पूछा जा सकता है कि अंधेर नगरी नाटक का जो पात्र है गोवर्धन दास, वो किससे पूछता है कि इस नगरी का क्या नाम है? तो हलवाई से। और अंधेर नगरी नाम पूछ सकता है कि ये कौन पात्र बताता है कि इस नगरी का नाम अंधेर नगरी है? तो हलवाई बताता है। क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, इतना आप लोग जानते होंगे, है ना। उसके बाद देखिए गोवर्धन दास कहता है और राजा का क्या नाम है? तो हलवाई कहता है चौपट राजा, ठीक है। फिर गोवर्धन दास पूछता है वाह वाह अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा, यही गाता है और आनंद से बगल बजाता है। क्या बजाता है देखेंगे यहाँ पे। गोवर्धन दास जो है वाह वाह अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा, ये गोवर्धन दास गाता है, ठीक है। ये बार बार आप लोग पढ़ रहे हैं ना, लेकिन गारंटी के साथ बता देती हूँ, अगर ये पूछ दिया जाए ना अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा, अंधेर नगरी नाटक में किस पात्र का है, तो गोवर्धन दास और नारायण दास में कन्फ्यूजन ज़रूर होगा, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, बिल्कुल याद होना चाहिए। और यही गाता है और आनंद से क्या बजाता है? बगल बजाता है। बगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। गोवर्धन दास क्या बजाता है? बगल बजाता है। फिर उसके बाद हलवाई कहता है तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो ले दो। गोवर्धन दास कहता है बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे, गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में छक जाएंगे। आगे देखिए हलवाई मिठाई तौलता है, बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए और अंधेर नगरी गाते हुए जाते हैं। ये वनिका गिरती है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तीसरा अंक आता है। अब इसके बाद तीसरा अंक आता है, ठीक है। तीसरे अंक का नाम है, तीसरे अंक का स्थान का नाम क्या है? जंगल है, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गाते हुए और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, महंत जी जो साधु थे, महंत जी और नारायण दास, ये जो एक तरफ से राम भजो राम भजो राम भजो भाई ये गाते हुए आते हैं, और भाई गोवर्धन दास जो है ये अंधेर नगरी गाते हुए आता है, क्योंकि वहाँ पे पहुँच गया है, इसको सब टके सिर मिल रहा है, तो ये भाई खुश है, तो अंधेर नगरी गाते हुए आता है। अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा, ठीक है। अब जो है महंत कहते हैं बच्चा गोवर्धन दास का क्या भिक्षा लाया है? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास कहता है बाबा जी महाराज बड़े माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई है इसमें। महंत कहता है कि देखूँ बच्चा, मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोल कर रख देता है। वाह वाह बच्चा इतनी मिठाई कहाँ से लाया? किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गोवर्धन दास कहता है गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे। अब देखिए गोवर्धन दास को कितने पैसे भीख में मिले थे? तो 7 पैसे, ठीक है। उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। महंत कहते हैं बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ टके सिर मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा यह कौन सी नगरी है और इसका कौन राजा है जहाँ टके सिर भाजी टके सिर खाजा है? महंत जी पूछते हैं, तो गोवर्धन दास कहता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। फिर महंत कहते हैं तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सिर भाजी और टके सिर खाजा मिले। उसके बाद दोहा है, ठीक है। दोहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेत सब एक से
जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजे बास। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट और महंत का जो है ये दोहा है। कोकिल बायस एक सम, पंडित मूरख एक, इंद्रायण दाड़िम विषय, जहाँ न नेकु विवेक। बस ये ऐसे देश नाही, मतलब ऐसे देश में नहीं बसना। कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोए। ठीक है, ये दोहा है और महंत जी का है। ठीक है, कहते हैं सो बच्चा चलो यहाँ से, ऐसे अंधेर नगरी में हजार मन मिठाई, मुफ्त में मिले तो किस काम की, यहाँ एक क्षण भी नहीं रहना। ठीक है, ये दोहा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजिए बास। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सभी कितनी लाइन है? 6 लाइन की ये दोहा है, आप लोग याद रखिएगा, महंत जी के हैं। फिर गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है जहाँ पैसा पास रहने ही से मज़े में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊँगा, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, वरंच बाजे बाजे दिन कपास करना पड़ता है, कपास नहीं उपास करना पड़ता है, सो मैं तो यहीं रहूँगा। ठीक है, अब ये श्वेत यहाँ पे देखेंगे, सेत का मतलब क्या है? यहाँ पे श्वेत रंग वाली चीज़ें, यानी सफ़ेद रंग वाली चीज़ें। ठीक है, अब दूसरे का अर्थ जान लेते हैं। बायस, कोकिल बायस, यहाँ पे लिखा है ना, कोकिल बायस का अर्थ क्या है? यहाँ पे देखिए, कौवा। कोकिल बायस का अर्थ क्या है? कौवा। और सेत का अर्थ है श्वेत रंग वाली चीज़ें। अब तीसरे का अर्थ देख लेते हैं, इंद्रायण। ठीक है, इंद्रायण और वृष्टि, कनक वृष्टि। इंद्रायण और कनक वृष्टि। इंद्रायण का अर्थ है लाल रंग का एक समुंदर, लेकिन कड़ुआ फल। ठीक है, और वृष्टि का अर्थ है अनार। अब पांचवा जो देखेंगे, पांचवा कहाँ पे है? यहाँ पे नहीं, दाड़िम का अर्थ है अनार। ठीक है ना, वही तो मैं सोचूं, दाड़िम का अर्थ है अनार। और कनक वृष्टि, पांचवा है कनक वृष्टि। इसका अर्थ क्या है? सोने की वर्षा, अर्थात चाहे जितना धन मिले, सोने की वर्षा चाहे जितना धन मिले। छठवां यहाँ पे देखेंगे, बाजे बाजे, जो यहाँ पे लिखा है ना, बाजे बाजे, तो इसका अर्थ है किसी किसी। ठीक है, बाजे बाजे यानी किसी किसी शहर में। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर महंत जी कहते हैं, देख बच्चा पीछे पछताएगा। गोवर्धन दास मना करता जाने से, तो महंत कहते हैं, देख बच्चा पीछे से पछताएगा। गोवर्धन दास कहता है कि आपकी कृपा से कोई दुख न होगा, मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत कहते हैं, मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा। देख मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो मेरा स्मरण करना। गोवर्धन दास कहता है, प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूँगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत जी नारायण दास के साथ चले जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है। ठीक है, फिर पर्दा गिरता है। आगे देखेंगे, अब जो है चौथा अंक आता है। ठीक, चौथा अंक, चौथे अंक का स्थान का क्या नाम है? राजसभा। ठीक है, इसमें जो है राजा, मंत्री, नौकर लोग यथास्थान स्थित हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे पात्र है, एक सेवक चिल्लाकर कहता है, पान खाइए महाराज। कहता है, पान खाइए महाराज। राजा कहते हैं, पीनक। पीनक से चौंक के घबरा कर उठता है और कहता है, क्या कहा? सुपनखा खाइए महाराज। फिर भागता है। फिर मंत्री आता है। ठीक है, क्रम याद रखिएगा, पहले सेवक, राज दरबार में जो एंट्री होती है, पहले सेवक, फिर राजा, फिर मंत्री। मंत्री कहता है, हाथ जोड़कर, राजा का हाथ पकड़कर, नहीं, यह कहता है कि पान खाइए महाराज। तो राजा कहता है, दुष्ट, लुच्चा, पाजी, नाहक, हमको डरा दिया। मंत्री, इसको 100 कोड़े लगे। मंत्री कहता है, इसको 100 कोड़े लगे। फिर मंत्री आता है, महाराज इसका क्या दोष है? न तो तमोली पान लगाकर देता या न पुकारता। फिर राजा कहता है, अच्छा तमोली को 200 कोड़े लगे। फिर मंत्री कहता है, पर महाराज आप पान खाइए। सुनकर थोड़े ही डरे हैं, आप तो सुपनखा के नाम से डरे हैं, सुपनखा को सजा हो। ठीक है,
आगे देखते हैं। फिर राजा कहता है घबराकर, फिर वही नाम? मंत्री तुम बड़े खराब आदमी हो। हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर बेर तुमको सौत बुलाने चाहता है। नौकर नौकर शराब। दूसरा नौकर कहता है, यहाँ पे दूसरा नौकर भी है, ठीक है। दूसरा नौकर आता है, कहता है एक सुराही में, यही दूसरे नौकर का जो है वहाँ पे मैंने एंट्री 28 पात्र है ना, स्टार्टिंग में मैं कह रही थी कुछ मिस्टेक है, तो एक पात्र वहाँ पे दूसरा नौकर है, ठीक है। जो दरबारी जो एंट्री होती है, जब दरबार में जिन पात्रों का जो है क्रम से आते हैं, वहाँ पे दूसरा नौकर मैंने नहीं लिखा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 27 या 28 हो गया, ठीक है। आगे देखिए, एक सुराही में से एक गिलास में शराब उलझ कर देता है, लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। फिर राजा कहता है, मुंह बनाकर कहता है, और दे। नेपथ्य की दुहाई, दुहाई का शब्द होता है। कौन चिल्लाता है, पकड़ लाओ। कोई आता है, अनजान सुनाई देता है, दुहाई है महाराज, दुहाई है महाराज। तो राजा सुनता है, कहता है कौन चिल्लाता है, पकड़ कर लाओ। दो नौकर एक फरियादी को पकड़ कर लाते हैं, ठीक है। दो नौकर जाते हैं, एक फरियादी को पकड़ कर लाते हैं। फरियादी कहता है, दुहाई है महाराज, दुहाई है, हमारा न्याय होवे। राजा कहता है, चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम में यहाँ भी ना हुआ होगा। बोलो क्या हुआ। फरियादी कहता है, महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। राजा कहते हैं नौकर से, कल्लू बनिए की दीवार को अभी पकड़ लाओ। मंत्री कहता है, महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा कहता है, अच्छा, उसका भाई, लड़का, दोस्त, आशना जो हो उसे पकड़ लाओ। यहाँ पे देख लेंगे बार बार, आशना का अर्थ क्या है यहाँ पे, संबंधी, यानी उसका जो भी संबंधी हो उसे पकड़ लाओ, ठीक है। आशना का अर्थ संबंधी। और यहाँ पे दूसरा अर्थ क्या यहाँ पे दिया गया है, एक मिनट देख लेते हैं। आशना बस दिख रहा मुझे, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। फिर मंत्री जो है कहता है, महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसको भाई बेटा नहीं होता, उसका कोई भाई बेटा नहीं होता। राजा कहता है, अच्छा, कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़कर लाते हैं। क्यों वे बनिए, इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों दबकर मर गई। मंत्री कहता है, बरकी नहीं महाराज, बकरी। तब महाराज कहता है, हाँ हाँ, बकरी क्यों मर गई, बोल, नहीं अभी फांसी देता हूँ, ठीक है। फिर कल्लू कहता है कि महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार ही बनाई कि गिर पड़ी। राजा कहता है, अच्छा, कल्लू को छोड़ दो और कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई। क्रम याद रखिएगा, ठीक है ना। कारीगर आता है, फिर कारीगर कहता है, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसी बूंदा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा कहता है, अच्छा, इस कारीगर को बुलाओ, नहीं निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। अब चूने वाले को बुलाने के लिए राजा कहता है, कारीगर निकल जाता है, चूने वाले पकड़ कर लाया जाता है। क्यों बे खैर सुपाड़ी, चूने वाले, इसकी बुकरी कैसे मर गई। बकरी को बुकरी बोलता है राजा, है ना। चूने वाला कहता है, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, भिस्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया। राजा कहता है, अच्छा, चूना वाले को निकालो, भिस्ती को पकड़ लाओ। चूने वाले निकाला जाता है, भिस्ती लाया जाता है। क्यों भी भिस्ती, राजा कहता है भिस्ती से, क्यों भी भिस्ती, गंगा जमुना की किश्ती इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दबकर मर गई। फिर कहता है भिस्ती कहता है, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। मशक किसने बनाई थी, भिस्ती ने बनाई थी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। राजा कहता है, अच्छा, कसाई को ले जाओ, भिस्ती को निकालो। कसाई को लाओ, भिस्ती को निकालो। लोग भिस्ती को निकालते हैं, कसाई को लाते हैं। क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई, बकरी दबाई। कसाई कहता है, महाराज गरेड़िए ने 1 टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बन गई। राजा कहता है, अच्छा, कसाई को निकालो, गरेड़िए को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गरेड़िया आता है। फिर आगे कहता है, क्यों बे उब
पौड़े के गरेड़िए ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेचा कि बकरी मर गई। गड़िए कहता है कि महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई, सो उसके देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। ठीक है, तो अब राजा कहता है अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को अभी सरब मुहर पकड़ लाओ। गरेड़िया निकाला जाता है और कोतवाल पकड़ा जाता है। क्यों बे कोतवाल, तैने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गरेड़िए ने घबराकर सभी भेड़ बेची, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया। जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया। उल्टा बोलता है राजा, है ना। फिर कोतवाल कहता है महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर में इंतज़ाम के वास्ते जाता था। मंत्री कहता है आप यह तो बड़ा गज़ब हुआ, ऐसा न हो कि यह बेवकूफ़ इस बात का सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। कोतवाल से कहता है कि यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाला। कहता है ऐसे ये बात नहीं, तुमने धूम से सवारी क्यों निकाला। राजा कहता है हाँ यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाला, उसकी बकरी दब गई। तब कोतवाल कहता है महाराज। फिर राजा कहता है कुछ नहीं महाराज, जाओ कोतवाल को अभी फांसी दो, दरबार बर्खास्त। ठीक है, फिर लोग एक तरफ कोतवाल को पकड़ कर ले जाते हैं, दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं। योनि का पर्दा गिरता है। उसके बाद देखेंगे 5वां अंक आता है। 5वां अंक का स्थान का नाम है अरण्य। ठीक है, गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं, राग काफ़ी। ठीक है, ये जो है राग काफ़ी है। गोवर्धन दास गाते हैं अंधेर नगरी अनभुज राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, नीच ऊंच सब एक ही ऐसो, जैसे भयो पंडित तैसो। कुल मर्जाद न मान बड़ाई, सबे एक से लोग लुगाई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, वैसे जोरू एक समाना, बकरी गऊ एक करी जाना। आगे है सांचे मारे डोले, छली दुष्ट गिर चढ़ी चढ़ी बोले, प्रकट सभ्य अंतर छलधारी, सोई राजसभा बल भारी। ठीक है, तो ये जो है राग काफ़ी है, पूछा जा सकता है। गोवर्धन दास ने जो है गाया है राग काफ़ी। ठीक है, ये पंक्ति देखेंगे, ये जो ध्यान रखिएगा, धर्म अधर्म एक दर्शाई, राजा करे सो नाव सदाई। आगे है अंधाधुंध मचे सब देसा, मानव राजा रहत विदेशा। अगली पंक्ति देखेंगे, अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, और बैठकर मिठाई खाता है। उसके बाद देखेंगे गुरुजी सोचता है गुरुजी ने हमको नाहक ही यहाँ रहने को मना किया था, माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, हमें किसी राजकाज में थोड़े हैं कि हम कुछ डर हैं। रोज़ मिठाई चबाना, मज़े में आनंद से राम भजन करना। मिठाई खाता है, 4 प्यादे चारों ओर से आकर उसको पकड़कर लाते हैं। पहला प्यादा, चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई। दूसरा प्यादा, बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास घबरा जाता है, कहता है यह आफत कहाँ से आई। अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो। पहला प्यादा कहता है आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब, अब चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन दास, फांसी, अरे बाप रे बाप, फांसी मैंने इसकी जमा लूटी है कि मैंने किसकी जमा लूटी है जो मुझको फांसी, मैंने किसके प्राण लिए हैं कि मुझे फांसी होगी। दूसरा प्यादा कहता है बाप बड़े मोटे हैं, आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होती है। गोवर्धन दास, मोटे होने से फांसी, यह कहाँ का न्याय है। अरे हंसी फकीरों से कहीं करनी होती, हंसी जो है कहीं फ़कीरों से करनी होती है। पहला प्यादा कहता है जब सूली चढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा कि हंसी है या सच, सीधी राह से चलते हो या घसीट कर ले चलें। अब आगे देखिए, गोवर्धन दास कहता है अरे बाबा क्यों बेकसूर का प्राण मारते हो, भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे। पहला प्यादा कहता है भगवान के यहाँ जवाब राजा देगा, हमको क्या मतलब, हम तो हुक्म बंदे हैं। गोवर्धन दास कहता है तब भी
बाबा बात क्या है कि हम फ़कीर आदमी को नाहक फांसी देते हैं। पहला प्यादा कहता है बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले थे। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी को दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को तो सज़ा होनी ज़रूरी है, नहीं तो न्याय ना होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं, कोतवाल के बदले तुमको फांसी दे। ठीक है। अब देखिए गोवर्धन दास, तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर में नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फ़कीर को फांसी देते हैं। पहला प्यादा कहता है कि इसमें दो बात है, एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं। हाँ सही बात है भाई, मुटाएगा तो फांसी दे देगा। उसके बाद कहता है कि दूसरा, और किसी को पकड़े तो वह न जाने क्या बात बनावे कि हम ही लोगों को सिर कहीं ना घबराए, और फिर इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इससे तुम्हें ही फांसी होगी। ठीक है। गोवर्धन दास कहता है फिर दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यह बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरुजी महाराज कहाँ मैंने आपकी बात न माना, उसका फल मुझको भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हैं, आओ, कहाँ हो गुरुजी, मेरे प्राण बचाओ। अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ गुरुजी। अब गुरुजी को याद करता है गोवर्धन दास। ठीक है। अब आता है यहाँ पे देखेंगे छठा अंक। छठा अंक के स्थान का क्या नाम है, शमशान। ठीक है। गोवर्धन दास दो कोड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश। गोवर्धन दास कहता है, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर को फांसी देते हैं। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म विचारो। अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा। अरे मुझे छोड़ दो, हाय हाय, रोता हुआ छुड़ाने का प्रयत्न करता है। पहला सिपाही कहता है, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है, यह मेरा आखिरी दम है। राम का नाम ले, बेफायदा क्यों शोर मचाता है, चुप रह। गोवर्धन दास कहता है कि मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी ने कहा था कि ऐसे नगर में न रहना चाहिए, यह मैंने न सुना। सॉरी। अरे इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट है, तब बचने की कौन आशा है। अरे इस नगरी में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं है जो इस फ़कीर को बचावे। गुरुजी कहीं हो, बचाओ गुरुजी। अब चिल्लाता है, बचाओ गुरुजी। ठीक है। रोता है। सिपाही लोग उसे घसीटते हुए लेके जाते हैं। गुरुजी और नारायण दास आते हैं, गुरु आते हैं। ठीक है। उसके गुरुजी आते हैं, कहते हैं, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है। गोवर्धन दास गुरु को हाथ जोड़कर कहता है, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं, गुरुजी बचाओ। गुरुजी कहते हैं, अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, मैंने तेरा कहना नहीं सुना। फिर उसके बाद जो है गोवर्धन दास कहता है, मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का यह फल है। आपके सिवा अब ऐसा कोई नहीं जो मेरी रक्षा करे। आप ही का हूँ, आपके सिवा और कोई नहीं। पैर पकड़कर रोता है गोवर्धन दास। गुरु कहते हैं, कोई चिंता नहीं नारायण, सब समर्थ हैं। उसके बाद देखेंगे, सुनो मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना न मानोगे तो तुम्हारा भला न होगा। सिपाही ठीक है, कहता है, जी महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरु चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास प्रकट होता है, कहता है, तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। फिर गुरु कहता है, नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दो। गोवर्धन दास कहता है, नहीं गुरुजी, हम फांसी पड़ेंगे, है ना। आपस में सब सेट कर लेते हैं गुरु चेला बात। अब देखिए, गुरु कहता है, नहीं बच्चा, इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े भय, हमको जाने दो। गोवर्धन दास कहता है, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हो, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूँगा। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग परस्पर चकित होते हैं। पहला सिपाही, भाई यह क्या माजरा है, कुछ समझ नहीं पड़ता। दूसरा सिपाही कहता है, अब भी यह समझ नहीं सकते कि यह कैसा गड़बड़ है। राजा मंत्री कोतवाल आते हैं,
फिर राजा कहता है यह क्या गोलमाल है। पहला सिपाही कहता है महाराज। चेला कहता है मैं फांसी पड़ेगा, और गुरु कहता है मैं पढ़ूंगा। कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा कहता है गुरु से बाबा जी बोलो काहे को आप फांसी चढ़ते हैं। गुरु कहता है राजा इस समय ऐसी साइत है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। ठीक है। फिर मंत्री कहता है तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास कहता है हमको तो हुक्म है। गोवर्धन दास कहता है हमको तो हुक्म है। कोतवाल कहता है हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी। राजा कहता है चुप रहो सब लोग, राजा के आछत और कौन बैकुंठ जा सकता है। ये राजा के रहते हुए और कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। फिर यहाँ पे गुरु के जो है यहाँ पे पंक्ति है, जहाँ न धर्म न बुद्धि ना ही नीति न सुजान समाज, ते ऐसे ही आपो नशे जैसे चौपट राज। ठीक है। तो ये जो है पंक्ति आप लोग ध्यान रखिएगा, गुरु का है। ठीक है। उसके बाद जो है राजा को लोग टिटकी पर खड़ा कर देते हैं। यहाँ पे टिटकी का अर्थ है फांसी के लिए लगाया गया तख्ता। ठीक है। तो अब यहीं पे जो है ये नाटक जो है समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि मेरे साथ आप लोगों ने पूरा नाटक आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है। और जो है मैं ऑनलाइन जो है क्लास नहीं ले पाती क्योंकि मेरे पास उतना सब कुछ व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये आप लोगों से मैं पूरी उम्मीद के साथ मैं कहती हूँ, पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ऑनलाइन पढ़ाऊँ या ऑफलाइन पढ़ाऊँ या रिकॉर्डेड पढ़ाऊँ, कोई कमी नहीं आएगी मेरे पढ़ाने में। जो भी मेरे पास है, जो भी पेपर में पूछा जाता है वो मैं आप लोगों को पूरा का पूरा जो है मैं दूंगी, और प्रश्न वहाँ से आएंगे, और जो भी अभी पेपर हुआ वहाँ से मेरे द्वारा पढ़ाए गए हुए प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है ना। तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा और चैनल पे आप लोग जुड़ जाइएगा। जो भी भाई बहन नए हैं तो वो चैनल पे जुड़ जाएंगे, और PDF वगैरह चाहिए तो आप लोग मुझे मांग लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, मैं दे दूँगी। ठीक है। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास पसंद आई है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा। ठीक है। और कुछ भी पूछना हो तो आप लोग मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, या तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है।